अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है एक बार कहो। ज़िंदगी ने पहले कभी तुम्हें कुछ दिया है जो वो अब तुम पर इनायत करती। कहीं से एक फ़िक्रा आया और वो हैरान रह गई। क्या वो कुछ सोच सकती है अपने बारे में, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो महसूस करती है। इसने हैरत से आईने को देखा। आयशा जमाल क्या कभी ऐसा भी सोच सकती है जिसके मुतल्लिक हर दूसरे फ़र्द का ख़याल था कि वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन महलूक है। अगर कोशिश करे तब भी जहानत का कोई मरबूत फ़िक्रा नहीं जोड़ सकती। वो वाक़ई कुछ नहीं जोड़ पाई थी, कुछ भी तो नहीं। इसने लिपस्टिक की तह उतारी, टिश्यू पेपर से चेहरे की क्लींजिंग की और फिर वॉशरूम में घुस गई। बारिश का पानी हो या शावर का पानी, सब कुछ धो देता है। वजूद की हर गंदगी अगर कुछ धुल नहीं पाता तो दिल और रूह नहीं धुल पाते। वो स्लीपिंग सूट पहनकर बाहर आ गई, नावल से बाल खुश करने लगी थी। कायनात को कल की बात फिर से आज बन कर इसके काटने लगी। अच्छी बात इंसान कभी भूलना नहीं चाहता और बुरी बात को कभी याद नहीं करना चाहता। लेकिन ये तय है, इंसान छोटी खुशी को बड़ी खुशी में याद नहीं रखता और बुरी याद कभी दिल से कोई मूव नहीं कर पाता। हंसी खो जाती है, आंसू याद रहते हैं किसी के दामन में किसने कब बहाए, मगर क्या इसे कोई ऐसा दामन मैसर था। वो बेड पर आकर बैठ गई, तब अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इसने मध्यम लहजे में पूछा। वो दरवाजे की दहलीज पर आ जमा। क्या मैं राफ़िया माँ तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? इसने गुस्से से इसे देखा। वो जानती थी कि वो इनकार करती वो तब भी अंदर आ जाता और इकरार करती वो तब भी अंदर दाखिल हो जाता। इसलिए इसने खामोशी अख्तियार किए रखी और वो मुतवाज़न कदम रखता हुआ अंदर आ गया। फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर इसे तौलने वाली नज़रों से देखता रहा। तुम्हें आज पहली बार गुस्से में देखकर हैरत हुई। तुम जैसी नुमानी लड़की भी गुस्सा करना जानती है। आहर बेचारी इमली का कसूर ही क्या था? क्या तुम नहीं जानती इसका क्या कसूर था? इसका ब्लड प्रेशर फिर से शूट करने लगा, मगर वो मज़े से बैठा था जैसे जानकर इसकी तकलीफ से हंस लेना इसका मुत्तम नज़र हो। सो इसने खामोशी में आपसे ये जानी, मगर जो सामने बैठा था वो खामोश बैठे हुए किसी संगी बुत को भी चीखने पर मजबूर कर सकता था। एली तुम्हारी बहन है आयशा। इसने फिर से तमहीद बांधी और वो चुपके से कीमोफ्लेज कर गई सामने खिड़की, सवालात की सयाह को धोखा देने के लिए। ये बेहतरीन फौजी हिकमत अमली थी, अब वो सिर्फ बुत थी जिसके अंदर तो बहुत कुछ जा सकता था लेकिन बाहर कुछ नहीं लाया जा सकता था। रफ़ी अहमद इसका कज़न होते हुए इसकी नफ्सियात से खूब वाकिफ साहब, तुम मुर्दा बन जाना जिस पर कलमे का पानी डाल कर भी टेढ़ी रूह को सीधा नहीं किया जाता। पता नहीं धोखा क्या है, रूह या वजूद। इसने सांस भरी, ऐसी सांस जैसे जिंदगी से तंग कोई आखिरी सांस लेने की हसरत में जी भर कर सांस भरे, मगर फिर भी जिंदगी से छुटकारा ना पा सके। जिसे जिंदगी भी तंग करे और मौत भी सताए। अगर तुमने इसने तुमसे कुछ कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं हर रिश्ता खत्म कर लो। तुम जानती हो आयशा, वो ज़हनी तौर पर एक अरसे तक बीमार रही है। इसने फिर से लफ्ज़ों की चुभी ढाली, मगर वो चिकनी मछली की तरह वो 2 कोस दूर खड़ी मिली। तुम ऐसी क्यों हो? वो तंग आकर चिल्लाया और वो इससे भी ज़्यादा चिल्लाकर बोली, मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तुम बात को बिगाड़ रही हो। मैं ऐसा कोई काम आज तक कर ही नहीं सकी जिससे कोई सुधार हो सके। इसने एकदम दरवाज़ा खोल दिया। ये इस बात का इशारा था कि वो अब और कुछ नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो जा सकता है। रफ़ी अहमद को बेहद सिबकी महसूस हुई। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर बाहर निकलता चला गया। इसने दहलीज पर खड़े होकर सुना। वो बड़बड़ा रहा था, मगर इसे मालूम था वो इसे ही सुना रहा था। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा नामाकूल लड़की है जिसे कोई अक्ल नहीं दे सकता। इसकी ज़ात ऐसा ममनुआ इलाका है जहाँ कोई अच्छाई नहीं है और बुराई कितनी है इसका भी अंदाज़ा लगाना दुश्वार है। वो वापस आकर कमरे में बैठ गई। यकदम इसकी आंखों में नमकीन पानी उमड़ आया। इसका ख्याल था आंसू किसी भी मामला को हमेशा आपके हक में कर सके, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा आपके आंसू आपको केस जता देते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये आपका केस बिगाड़ भी देते हैं। आपका आंसू हर किसी का दिल नरम कर दे ये नामुमकिन है। कुछ ज़मीनें दिल की हों या दुनिया की जरहेज़ नहीं भी होती, और इसके हिस्से में यही बंजर ज़मीनें आई थीं जिन पर वो कितने ही सालों से बीज बोती आ रही थी, मगर मोहब्बत के बीच नफ़रत की फसल ही देते थे। कहाँ गलती की मैंने? इसने सोचा और अपने नातमा कंधों को देखा। माँ बहुत बूढ़ी थी और बाप मजदूर, और वो थी इस घर की बड़ी बेटी। इसने सुना था इसका बड़ा एक भाई भी था, लेकिन ये इसने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। कहने वाले कहते हैं सिर्फ वही इस घर में अक्लमंद था, इसलिए बिना बताए कम उम्री में कहीं चला गया, वरना आधे दर्जन बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाता और माँ बाप को संभालता तो खुद वो किसी कोने में पड़ा खांस रहा होता।
माँ अब भी इससे ही रोती थी और वो जो प्राइवेट पढ़ रही थी इससे सुबह सुबह नौकरी करने भी जाती थी। माँ को नज़र ही नहीं आती थी। एलिया, आनिया, राहत ही माँ के इर्द-गिर्द रहते थे और वो पढ़ाई के साथ ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की सही में मसरूफ़ हो गई। फिर एक सहेली के अंकल के तवसत से वो एक एडवर्टाइज़िंग कंपनी में रिसेप्शनिस्ट लग गई, तो हालात बहुत बेहतर हो गए। ये काम ऐसा था कि इसे कई तरह के मर्दों से साबका पड़ता था, लेकिन मर्द किसी भी शक्ल किसी भी कद काट के हों, अंदर से सब एक ही केमिस्ट्री रखते हैं और मर्द 1000 लड़कियों से 2000 बार ये बहुत आराम से कह सकता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाली वही पहली लड़की है। और जितनी कशिश जितना दिल का खचाव इसकी तरफ दिल कम बहत ने किया है, आज तक किसी लड़की को ये तिमका नहीं मिला। अब बस वही इसकी ज़िंदगी, अब इसकी मौत, यानी मिले तो ज़िंदगी ना मिले तो मौत। और बस इसे इन्हीं जुमलों के खारेजार से दामन बचाकर चलना था। सब क्लाइंट कंपनी के लिए अहम थे, इसलिए सभी अच्छा रवैया रखना पड़ता था। शुरू-शुरू में उलझन होती थी, फिर इसने ये सोचना ही छोड़ दिया कि वो लड़की है। जिस तरह मर्दमार किस्म की वो ज़िंदगी जी रही थी, इसलिए इसमें ये सोचना कि वो लड़की है, इसके अंदर जज़्बात भी हैं, एक घर दरीचे के ख्वाब भी सांस ले सकते हैं, सिर्फ दिमागी अय्याशी के सिवा कुछ नहीं था। सो इसने कलाइयों में चूड़ियाँ पहननी छोड़ दी, लिबास में भी कंपनी के माहौल के मुनासिबत से जीन्स और टी-शर्ट ही पहनती। मैं इसके लिबास पर आंखें दिखाती तो वो कंधे उचका देती। इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, साल में 2 बोनस मिलते हैं अम्मी, और अम्मी यहाँ आकर चुप हो जाती और ज़िंदगी इसके सब्र का पैमाना थामे इस जाम के छलक जाने का तमाशा देखने की हर्ष में इसके कदमों में दबे कदम चली जाती। छोटे बहन भाई आगे तालीम हासिल करते चले गए तो बहुत सारी खामियां इसकी ज़ात में दिखाई देने लगीं। अपिया का रवैया बहुत बुरा है, वो मर्दों से बहुत फरी होकर बात करती हैं। रात ने पहली बार इस पर हमला किया और वो सुन खड़ी रह गई। मुझे इस माशरे में बका की जंग लड़नी थी, फिर मर्दों का मुकाबला करने के लिए मर्द बनना ज़रूरी था। ये कोई दलील नहीं, लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं, वो सब आपकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारती। क्या बुरा है मेरी ज़िंदगी में? इसने इलिया के सामने खड़े होकर पहली बार पूछा और वो तलही से इसे देखकर बोली, बुरा? ये बताइए आपकी ज़ात में क्या अच्छा है? चुप कर एली, ये क्या बकवास कर रही है, बड़ी बहन है तेरी। अम्मी ने पहली बार हल्का सा एहतजाज किया मगर बेसूद। वो अपने कमरे में आ गई। इसने अपना जायजा लिया। मुतनासिब वजूद, स्ट्रिप कटिंग, बाल ज़रूरतन से कब और क्या बुराई थी इसमें? कभी वो किसी गैर मर्द के सामने साथ घूमने नहीं गई थी, ना लव स्पॉट पर जश्न मनाए, ना अपनी उम्र की कोई मासूम सी गलती की। और उम्र के जीने से तय होते चले गए। कितनी कम उम्र थी जब वो घर के बिल जमा करवाने जाया करती थी। बैंक की लंबी लाइन से भी पहले सड़क क्रॉस करना कितना दुश्वार लगा करता था। वो मुंतज़र रहा करती थी कोई इसके बराबर आ खड़ा हुआ तो इसके साथ तेज़ी से सड़क पार कर ले, नामालूम वजूद के साथ। बेबसी का एक मासूम सा रिश्ता कायम था। फिर जब घर से ही बाहर निकल गई तो इसने सोचा कब तक वो दूसरों के कदमों पर चलते अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी। अपनी मंजिल के लिए तो रास्ता भी अपना हो, रास्ता तय करने का हौसला भी अपना हो, तभी मुसाफरत के दिन कटते हैं। और वो ये दिन काटते काटते सूरज के रोज़न बनाते बनाते हाथ घायल कर बैठी। अब उठते बैठते इसके नाम से नए नए इल्ज़ाम तराशे जाते थे। छोटी बहन की शादी हालाजात से हो गई। राहत अपनी दुल्हन ले आया। अब्बा का इंतकाल हो गया तो लगा बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी में यकदम बहुत सारी तब्दीलियां आकर जमा हो गई हैं। नई दुल्हन इसके होने पर कलस्ती, इसके ना होने पर भी बातों का पटारा खोलते रहती। राहत जो पहले से इससे मुतनफ़िर था, उठते बैठते से झगड़ने लगता। तुम अपनी ज़िंदगी के ना सूदा होने का हर जाना हमारी खुशियों भरी ज़िंदगी से क्यों लेना चाहती हो? तुम होती कौन हो मेरी बीवी पर हुक्म चलाने वाली? तुम कभी थी इस काबिल, अब तुम्हारी हैसियत नहीं है। मेरा बस चले तो अभी तुम्हें हाथ पकड़ कर घर से निकाल दूँ। कोई भी मिले जो तुम्हें अपनाने का जिगर रखता हो तो मैं ये चांस मिस नहीं करूँगा। मगर तुम इतनी आम-सी हो कि तुमसे शादी करना ही कौन चाहेगा? वो अपने अंदर का हिजान चीख-चिल्ला कर इसके अंदाज़ में निकाल कर पूरा करना चाहती तो राहत की बीवी और माँ को बहुत बुरा लगता। पहले छोटा था मगर अब तेरे कद से बहुत ऊँचा हो गया है। भाई छोटा हो या बड़ा, भाई है, इसकी इज़्ज़त करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है, सब मुझ पर फ़र्ज़ है, मेरी इज़्ज़त कौन करेगा? वहाँ चुप हो जाती। इन्हें बेटे के साथ इस घर में रहना था, इसलिए बेटे से बना कर रखने के लिए ज़रूरी था कि अपनी बहू की दिलजोई करती। सो वो अकेली होती चली गई। सबसे छोटी बहन की इलिया से पहले शादी हो गई तो इलिया पर हिस्टीरिया के हल्के-हल्के अटैक होने लगे।
وہ इसे इलाज के लिए अकेले लेकर इस अस्पताल से इस अस्पताल में सूखे पत्ते की तरह डगमगाती फिरी। बर वक्त इलाज से वो ठीक हो गई, मगर इसकी ये अच्छाई भी किसी काम ना आई। और राहत की बीवी ने नाक सिकोड़कर कहा, और लोम फिरना, मर्दों से बातें करना और इनसे दोस्ती काटना, ये सब दफ्तर में कम पड़ता था, जो अब बहन की आड़ में यूं छड़े उड़ाए जा रहे हैं। वो खड़े से बैठ गई। इसका ख्याल था, ये भाभी का ख्याल था। मगर शाम के जब राहत ने भी यही बात दोहराई तो वो चीख पड़ी, ठीक है, फिर लेकर जाओ ना अपनी बहन को, खुद कामों के लिए तो हो ही नहीं, और इल्ज़ाम धरने में सेकंड नहीं लगाते। बस अपिया मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम नौकरी नौकरी का ढोल ढाले बहुत बेढंगा सर बजा रहे हो। मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारी अपिया पहचानी नहीं जाती कि ये किस शरीफ घर से हैं। तुम तो बिगड़ चुकी हो, मगर छोटी बहनों को बिगाड़ने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। फिर कल को हमारी औलाद भी बड़ी होगी तो क्या मैं इसे तुम्हारा साया दूंगा? नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो तुम्हारी ज़ात से आशना भी हों। इसने कुछ नहीं कहा, कमरे में आकर बहुत रोई। बात को बिगाड़ने वाली, ज़ात को बिगाड़ने वाली क्या क्या इल्ज़ाम थे जो इसकी ज़ात के कंधों पर तमगा बना दे गए थे। घर में कोई ना इसे समझने वाला था, ना दुख बटाने वाला। खानदान से ताल्लुकात ना होने के बराबर थे। बड़े चचा के छोटे बेटे शाहद ने इनके घर आना जाना शुरू किया था। इससे कतराई कतराई रहती। अब इसने किसी के भी सामने आना छोड़ दिया था। पहनना ओढ़ना सब कुछ ताक नसिया हो चुका था। वो पहले कोई अच्छा लिबास देखती तो माँ के ख्याल से अपने जहेज की नींद से रख लेती। अपने लिए अपनी तनख्वाह से छोटी मोटी चीज़ें लेकर आ ही जाया करती थी। एक दिन राहत की दुल्हन ने एक सूट पसंद करके कह दिया, ये मुझे चाहिए, ये मैं अपनी पसंद से अपने लिए लाई हूँ। इसने एहतजाज किया। माँ ने इसका साथ दिया। वो अपने लिए जहेज खुद बना रही है। ये कपड़े वो शादी के बाद पहनना चाहती है, यानी इन कपड़ों को वो कभी नहीं पहनना चाहती। ए दुल्हन, क्या कहती हो? कोई अच्छी बात मुँह से निकालो। मेरी बेटी का है को सारी उम्र इस घर में रहने लगी, मगर नाजिया पर कोई असर नहीं हुआ था, और इस पर इतना असर हुआ कि वो कपड़े यूं ही माँ के बेड पर रख कर उठ गई। भाभी को ही दे दो ये सूट, वाकई वो इतना गलत भी नहीं तो नहीं कहती। 37 साल की उम्र में होकर ऐसा हुआ, आप देखना मजाक ही है। अम्मा अम्मा चुप रही, कुछ नहीं बोली। छोटे चचा का बेटा एलिया को पसंद का धोखा देकर इसके सामने मोहब्बत का ड्रामा रचाने बैठ गया। पढ़ा लिखा था, मगर कमाने नौकरी करने के ख्याल से यह तलाश होने लगा। यही वजह थी, एक अच्छा कमाने वाला शोहर सुनने में नाकाम देखकर एक अच्छी कमाने वाली बीवी का मुतमन्नी हो गया। इसने पहले तो इशारों से मना किया, फिर साफ तौर पर इसे झड़क दिया। इसी झड़की से इसकी ज़िंदगी मज़ीद तहब-दोबाला हो गई। इसने छोटी सच्ची वो कहानियाँ सुनाई कि लिया इसके सामने आन खड़ी हुई। तुम बुरी हो मैं जानती थी, लेकिन इतनी बुरी होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ गई हो तुम? अपनी उम्र देखो, अशराक उम्र में तुमसे कितना छोटा है। तुम पागल हो गई हो। वो बस इतना ही कह सकी। बात पसंद पर आई तो राहत ने एक लम्हे की देर नहीं लगाई। इसे लगा वो इसकी ज़ात की इस तरह से नफ़ी कर सकता है, इसलिए फ़ौरन इलिया की इससे बात तय कर दी, और खुद इशराक इसके इनकार की वजह इससे कि इसको अपनी ज़ात की अहमियत दिखाने के लिए इस कहानी का हिस्सा बन गया। दोनों की शादी हो गई, और बस कल वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए इस घर में आए थे कि इशराक की जुमलेबाजी से इलिया का मिजाज दरहम बरहम हो गया। इसने चचा की फैमिली के सामने इसे खूब बुरा भला कहा, और वो सुनती रह गई। इसने अपनी हथेलियों से अपनी आंखें साफ की, मगर जुमले फिर से गूंजने लगे। ये बाहर जाने वाली, खुद कमाकर खाने वाली औरतें ऐसी ही होती हैं। इन्हें मर्दों को मुट्ठी में करने का हुनर खूब आता है। इनका बस नहीं चलता सारी दुनिया के मर्दों पर राज करें। पता नहीं कुछ लोग अपनी जज्बात की गिरावट में क्या कुछ फरामोश नहीं कर जाते। वो तेज़ी से कमरे में आई, और बड़े चचा के बेटे राफे अम्माद ने ताक़ुब किया। वो बीमार रह चुकी है, तुम जानती हो। ये दौर इसी बीमारी का अटैक था। सब जानते हैं तुम कितना मजबूत किरदार रखती हो। वो पागलों की तरह हंसने लगी। कभी कभी दूसरों की तरह उत्पत मसर करते हंसने में भी कितना मज़ा आता है। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसने खिड़की खोली, तेज़ हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। किसी के दिल में मर जाने से बेहतर है किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहो। वक्त कुछ बदल देता है। लम्हों की हैबत, जज्बों की ठान, मोहब्बत का मान, सब कुछ जो पहले था वो अगले पल नहीं होता। पहले सिर्फ एक हिस्सा हस्तगी, 3 हिस्सा पानी था, मगर कहने वाले कहते हैं शायद सिर्फ एक हिस्सा पानी और 3 हिस्सा खुशकी रह जाने वाली थी। और जब दुनिया बनी थी तब पता नहीं खाक कहाँ कहाँ उड़ती थी। इसने हाँक उड़ाती चीज़ों के नाम गिने, ज़िंदगी, मोहब्बत और इंसान। दुनिया का मतलब मोहब्बत और इंसान बनता तभी ज़िंदगी जन्म लेती है।
लेकिन अब दुनिया का मतलब सिर्फ ज़िंदगी है, बेहरकत बेहिस्सी ज़िंदगी, किसी रोबोट की तरह की ज़िंदगी। इंसान तो शायद मिट्टी में से उठकर मिट्टी के अंदर ही फना हो चुका है। और रही मोहब्बत, तो किसी को इसकी हाजत नहीं है। क्या वाकई मोहब्बत की हाजत इसे भी कभी नहीं थी? इसने सांप ढीले छोड़ दिए। तब बहुत से फिक्रे, बहुत से लोग आंखों में आकर घूम गए। इसने गैर ज़रूरी चेहरे फीड आउट कर दिए। तब रमज़ी का चेहरा इसकी पुतली पर नक्श हो गया। शायद इस शख्स ने इससे सच्ची मोहब्बत की थी, मगर यह मोहब्बत गुज़रे सालों में कहीं खो चुकी थी। इसने वक्त से मोहलत मांगी थी, लेकिन ये मोहलत कर्जे की आखिरी तारीख की तरह आकर गुजर गई। वो इन दोनों अपना घर बसाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बात ना रमज़ी समझा ना वक्त। बस इसने दिल को अच्छी तरह समझा लिया था। शुरू इसमें दिल ने बहुत आनाकानी की थी, मगर फिर संभल गया। आज इसे वो हुआ माजी बहुत सता रहा था। जो राहत जहाँ था वही चेहरा नहीं रखा, दुख सहे के रास्ते में मदावा नहीं रखा। इस तशनगी जहाँ की मुसाफत पे चले, और इस प्यास में हमने कोई दरिया नहीं रखा। चाहे जाने की प्यास होंठों पर जमती चली जा रही थी। इसने लाइट ऑफ की और बिस्तर पर आकर दराज हो गई। सुबह उठकर तैयार हुई तो ज़ात की सारी तलही किस्से पारीना लगते लगते घर से निकली तो हाला रशीदा के घर के सामने राज मजदूरी के काम को देखकर रुक गई। ये क्या करवा रही हैं हाला? इसने ज़रा हमदर्दी से पूछा। और हाला जो सदा की बात होनी थी फ़ौरन शुरू हो गई। क्या बताऊं बेटा, अगर नीचा हो गया है, फर्श में पानी निकल आया है, इसलिए बर्ती डलवा कर नया फर्श डलवाऊंगी। फर्श में पानी निकल आया, वो संसी अचानक इसे लगा इसके नींव में भी पानी भर गया, मगर वो पुराने वजूद से कोई नया वजूद नहीं ले सकती थी। हाला रशीदा की दीवार की बुनियाद जो बरसों से घर का बोझ उठाए खड़ी थी, वो बुनियाद अब भर्ती में दब गई थी। अब बुनियाद की तारीफ नए सिरे से होनी थी। बोझ अब भी वही बुनियाद उठाए खड़ी थी, लेकिन नजर आने वाली ब्लॉक्स की दीवार नई बुनियाद की नई तारीफ थी। इसका वजूद बर्ती में दब जाने वाली बुनियाद जैसा था। वो आज दफ्तर में बहुत गायब दिमागी की हालत में थी। जब इनके एक पुराने कुलीग के रोड एक्सीडेंट में इंतकाल की खबर आई, सारा स्टाफ दफ्तर से अपने ही कुलीग के घर चला गया। वो भी शामिल थी। वो इसे एक बहुत जिम्मेदार इंसान समझती थी, इसलिए दिल से अफसुर्दा थी, मगर वहाँ बैठकर इसे लगा जैसे वो किसी बहुत गलत आदमी के जनाजे में आ गई है। बीवी बच्चों से लेकर रिश्तेदार तक मरने वाले से आजिज थे। कोई तारीफ कर रहा था, कोई तनकीद। से लगा वो यहाँ जनाजे में शिरकत के लिए नहीं आई, शायद खुद एक जनाजा है। अगर वो मर जाए तो, इसने सोचा, और इसने तसव्वुर में खुद को मिस्टर फारूकी की जगह लेटे देखा। इसके अजीज़ो कारब इनके वर्षा की तरह कोई तारीफ का एक कलमा भी नहीं कह रहे थे। इसके लिए वरासत में कुछ भी तो छोड़ने के लिए नहीं था सिवाय बदनामी के। और अगर वो ये बेनाम मर जाती तो, इसने सोचा, बेनाम मर जाने में ना कहीं जनाजा उठता, ना ही मज़ार होता, कोई अच्छा ना कहता तो कोई बुरा भी नहीं कहता, सिर्फ अफसोस की तकरार होती। और अपनी दात के लिए किसी का अफसोस ही बहुत बड़ी पूंजी था इसके लिए। मर जाने में दुख नहीं, दुख तो मरने के बाद मोहब्बत से याद ना किए जाने में है। और यकदम इसके दिल ने कहा कि वो एक दुख से दूसरे दुख का सौदा ज़रूर करेगी। कोई रोने वाला ना हो, कोई याद करने वाला ना हो, भले ना हो, मगर कोई आपको रुसवा करके तो याद न करे, आपकी बुराइयों की पोटली खोलकर एक बुराई तो तश्ते अज़बाम न करे। वो इस वक्त बेतरह ज़हनी तौर पर हरासा थी। इसे अब तक की अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मुयस्सर आया था, इसने इसे दिल बर्दाश्ता कर दिया। इससे लगने लगा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, और अगर कुछ अच्छा है तो शायद इसके लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें हालियात रहने की इतनी आदत पड़ जाती है, फिर इनके हाथ पर कोई चीज़ भी रख दे तो इन्हें कितनी देर इस एहसान के अपने साथ रवा रखे जाने का होने ना होने का वहम सताता रहता है। यही वजह थी कि वो इस लम्हे उठी और बहुत मायूस होकर उठी। वो खुदकुशी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जीने की हसरत भी नहीं थी दिल में। कदमों में रिदम था, न घर जाने की तमन्ना, न जिंदा रहने की तमन्ना, बस बेनाम मर जाने की आरज़ू थी। सो इसकी ये आरज़ू पूरी हो गई। एक मोड़ पर हादसा हो ही गया। वो सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी थी। तब दिल ने एक हुक भरी, काश इसे कोई बचा ले। पता नहीं जिंदगी में वाकई जीना जैसा कुछ था, या मरने वाले के दिल में आखिरी उड़ान इसी तरह भरती है। क्या हो गया, ये रश क्यों है? किसी ने रुक कर पूछा था। वो जी, बीबी का हादसा हो गया, इन्हें अस्पताल पहुंचाओ। इसने आवाज़ को पहचानना चाहा। ये आवाज़, आह, तो रमज़ी, तुम्हें और मुझे यूं मिलना था,
یہ تو کسی افسانے کسی ناول کی طرح کا اتفاق تھا، لیکن کتنا ادھورا اتفاق تھا۔ رمزی آگے بڑھا تھا، نہ اس نے اسے اٹھایا نہ ہی اس کی محبت میں بنواس لیا تھا۔ اس کے قدم زمین نے جکڑ رکھے تھے اور زرخیز زمین دھانی آنچل والی من چاہی ساگن کے سوا کون ہو سکتی ہے سہاگن۔ اس نے آخری بار ہاتھ اونچا کیا اور خالی ہاتھ واپس زمین پر آن گرا۔ بھلے یہ دل کتنا ہی چاہے آپ کے مرنے پر کیوں نہ روئے، لیکن انسان کی مٹی ہی میں گندی حسرتیں یہ کب مٹتی ہیں؟ دل مانے نہ مانے، جی چاہتا ہے کوئی ہو جو آپ کو روئے، سمندروں روئے، آپ کی ذات میں اپنی ذات منہا کر دے۔ مگر یہ تو افسانوی باتیں تھیں، حقیقت میں یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ اس کے دل نے ایک بار پھر مایوسی سے سوچا اور وہ مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ اس کا کتنا خون بہہ رہا ہے؟ آپ میں انسانیت ہے یا نہیں؟ ایک دوسری مردانہ آواز بہت اپنی اپنی سی لگی۔ کوئی خاتون میری مدد کریں گی؟ وہ دوسرا سوال ہوا۔ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کسی نے اس کے زخم پر کچھ باندھا، وہ کیسے اٹھائی گئی، کس طرح ہسپتال پہنچی پتہ نہیں۔ اس پر تو جیسے سکوت چھایا ہوا تھا۔ ساری رات وہ بےقل رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے اس طرح چیخنے چلانے پر اس سے لڑے جھگڑے کی جو عموماً اس کی عادت تھی، مگر وہ آخری زینے پر کھڑا اس کا انتظار ہی کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں عائشہ جمال اس سے جتنا چڑھتی تھی، وہ اس سے اتنا ہی انسیت کیوں محسوس کرتا تھا؟ شروع سے وہ اپنے تایا کے گھر سے جبراً دور رکھا گیا تھا۔ اس کی ماما کا خیال تھا تعلقات انسان اپنوں ہی میں رکھے، بلکہ یہ کہنا چاہے اپنی جیسی کلاس میں رکھے تو بہتر ہے، مگر اس جملے کے باوجود اس کا تعلق یہاں سے ٹوٹا نہیں تھا۔ پاپا اس کے ساتھ تھے اور وہ خود جس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا وہ اسے اپنا کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ شاید اس میں دخل اس کی تھوڑی سی نفسیات کا بھی تھا۔ عائشہ جمال جس ماحول میں رہتی تھی وہاں اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اسے چڑچڑا کر اس کے اندر کا غبار باہر نکالتا رہتا، تاکہ غبار اندر ہی اندر جمع ہو کر اسے دھواں نہ بنا دیتا۔ دھواں اندر جمع ہو جائے تو دم رکنے لگتا ہے، سانس لینا دشوار لگتا ہے۔ وہ کبھی چپ کی زبان میں اس سے باتیں کرتا، کبھی دو بدو کرنے لگتا، مگر اسے لگتا تھا کہ اس ساری کوششوں کے باوجود اس کے اندر کے جالے صاف ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کا دل نہیں اسپائڈر ہوم بن گیا تھا۔ حد درجہ کی رنجیدگی اور گھریلو حالات نے اس سے ہوش فہم ہونے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی۔ وہ کل سے آ کر اسے کتنی بار کال کر چکا تھا، میسج کر چکا تھا، مگر اس کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ لنچ کے لیے وہ اسے دفتر سے ہی پک کر لے، اس سے پہلے کہ وہ 2-4 بار ایسا کر چکا تھا، اور غیر متوقع اس نے اسے جھٹکا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے چلنا ہی چاہیے۔ وہ اپنی کیپ درست کرتے ہوئے اٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، ہاں رحمانی، خیریت؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اچھا میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی جیپ میں بیٹھا تھا، اور پھر اسپتال کیسے پہنچا اسے اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب اسپتال میں فل یونیفارم میں داخل ہوا تو ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ وہ مقبول ڈی ایس پی تھا، کیسز حل کرنے پر کافی اخبار کوریج بھی تھی، سو اسے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا۔ ڈاکٹر رحمانی کی بدولت سے اسے اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل ہول رہا تھا۔ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، شاید بہت زیادہ۔ اس نے محبت کو اپنے اندر کبھی شناخت نہیں کیا تھا، کبھی اس نے زندگی کو یہ مارجن دیا ہی نہیں تھا، لیکن شریک سفر کی جب بھی بات ذہن میں آتی تو صرف عائشہ جمال ہی کا عکس اترتا، اور آج یہی عائشہ جمال تھی جو اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے بنا ہی چھڑا لینا چاہتی تھی۔ یکدم اس نے گھبرا کر دل کے محبت میں کھڑے ہو کر پکارا۔ وہ اتنی مایوس رہتی ہے کہ شاید اس نے کبھی آپ کے ہاتھ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسے اپنے غموں کا بوجھ اتنا زیادہ لگا کہ کبھی اس نے آپ کی عنایت پر بھی مرحبا نہیں کہا۔ وہ آنسوؤں کی طرح مگر میرے اللہ، میں نے ہمیشہ اس کے لیے آپ سے محبت بامرادی مانگی ہے، اس کے لیے سکھ کی تمنا کی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے نہ صحیح لیکن میں نے ہمیشہ آپ کا فیصلہ سمجھ کر اس کی چاہ کی۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ صرف مجھے ہی ملے، ہاں مگر میں ایسا ضرور چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں اب دکھوں کا کوئی رنگ نہ ہو۔ اس سے زندگی دے یا رب العالمین، بے شک صرف تیرے دینے سے ہی بھلا ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سامنے کرسیوں پر 2 آدمی اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ وہ یوں ہی معلومات لینے پہنچا۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ عائشہ جمال کو اسپتال لانے والوں میں سے تھی، اور سوٹڈ بوٹڈ شخص اس سے لگا وہ پہلے سے اسے جانتا تھا۔ آپ، اس نے صرف ایک لفظ کہا اور چپ ہو گیا، اور دوسرے ہاتھ نے
ہاتھ نے مسافہ کرنے کو ہاتھ بڑھا دیا۔ میں رمزی یوسف، اور شاید آپ رافع احمد ہیں۔ بہت پہلے عائشہ نے ایک فوٹو البم میں آپ کی تصویر دکھائی تھی اور آپ کو دیکھ کر وہ تعارف یاد آ گیا۔ معمولی سا بدلاؤ ضرور ہے لیکن شاید اتنا نہیں کہ پہچان ہی سکوں۔ وہ یکدم ٹھنڈی سانس لے کر کھڑا رہ گیا۔ رمزی یوسف، یہی کوئی 10 سال پہلے عائشہ جمال کی آنکھوں میں اس نام سے بہت سی روشنیاں پھوٹتی تھیں۔ اسے لگا ان روشنیوں میں یکدم اس کا دل ادب رہا ہو۔ آج وہ ہر سود و زیاں سے بے پرواہ عائشہ سے اپنا اتنے برسوں سے چھپایا حال دل کہنا چاہتا تھا، لیکن رمزی یوسف کے سامنے وہ تو شاید دانستہ عائشہ جمال کو دکھائی ہی نہیں دے گا۔ وہ کھڑا رہ گیا۔ پھر کہیں 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے خیر کی اطلاع دی۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور وہیں موجود تھا اور وہ عورت اور مرد جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں رمزی یوسف سے پہلے نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کوریڈور میں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بالکل تنہا پایا۔ تنہا جینے کے بعد تنہا مرنے میں کیا تکلیف؟ وہ ہنسی، مگر اپنے گرد دوسرے لمحے میں ڈاکٹر اور نرسز کا ہجوم دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو میں زندہ ہوں، ایک ہوک اٹھی۔ پتہ نہیں یار، تمنا کوئی مجھے بچا لے کے پورے ہونے پر حیرت تھی یا زندہ رہ جانے پر، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر رحمانی کا چہرہ دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں لگا کہیں قریب میں ہی رافع احمد بھی ہوگا۔ ظاہر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری نہیں تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک نامحسوس سہارا سا تھا۔ اس کی نمازوں میں کبھی باقاعدگی نہیں تھی۔ اس نے کبھی پریشانی میں اپنے وجود سے آگے ہو کر کچھ نہیں سوچا۔ دنیا کی پریشانی میں سے اللہ دھیمے دھیمے یاد آتا تھا۔ جب بہت گپ اندھیرے میں دیے کی لو روشنی ہوتی تو ہے مگر اندھیرا نہیں مٹتا۔ اس کی جگہ کوئی اور خدا پرست ہوتا تو اندھیرے میں چمکنے والے اس دیے کی لو کو روشنی سمجھ کر 100 بار شکر کرتا۔ اسے کسی نے تسلیم نہیں کیا، اسے یہ غم تھا، لیکن جسے اس نے تسلیم نہیں کیا اس نے تو پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہر برے سے بہتر کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا اسے یاد آ کر ہی نہیں دیا، اور وہ یاد رکھنے والا ہر ٹھوکر دیے جانے پر توقع رکھتا تھا شاید اسے اب وہ یاد آ ہی جائے گا۔ مگر اتنی عاقبت نہ اندیش تھی کہ اس نے کبھی اس آواز پر یاد ہی نہیں کیا۔ لیکن کیا آج وہ یہ سوچ رہی تھی تو اسے وہ یاد آیا تھا؟ رافع احمد سے رابطہ کہاں جا کر ٹکا تھا؟ مجاز ہمیشہ حقیقی راہ لے کر ضروری نہیں، آج بس پتہ نہیں کیوں اس نے اس طرح سوچا۔ پھر رمزی یوسف تیسری دفعہ ہوش میں آنے پر نگاہ سے ٹکرایا تو بھی اس کے اندر ہلچل نہیں مچی۔ اسے وہ منظر ادھورے اتفاق کی طرح یاد تھا، کسی دہانی آنچل اور اس کا خالی ہاتھ، وہ کوشش کے باوجود جس سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر جب ڈاکٹر رحمانی نے اسے اس ٹیکسی ڈرائیور سے ملوایا تو بے ساختہ اس کا احسان یاد کرنے لگی۔ بہت بڑے بڑے احسان ہضم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے احسانوں پر شکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے مر گئی تھی اور زندہ رہنے کے لیے کوئی تازہ خوش فہمی بھی نہیں تھی، مگر موت کو ایک بار قریب دیکھ کر زندگی کا قدر ہو جانا کچھ اتنا غیر فطری رویہ بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی آج سوچا تھا، بہت سی باتوں کو جینے کی وجہ بنایا جا سکتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دل دھڑکنا ضروری نہیں، دل میں بے ریا محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت کا ہمیشہ مثبت جواب ملے، جو آپ دیں وہی وقت آپ کو لوٹائے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اپنے دل کے اندر مر جانے سے بہتر ہے اس طرح جینے کی کوشش کی جائے۔ وہ اب بہتر تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور 1-2 بار اس کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اس نے یوں ہی پوچھ لیا، آپ کو یہاں کیا چیز کھینچ لاتی ہے؟ تب اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، پتہ نہیں، تم بہن جیسا لگتا ہے اس لیے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی اس کے چہرے پر حلاوت بن کر اتر آئی۔ اس نے اس کا ایڈریس لیا، پھر وہ کمرے میں بیٹھ کر چلنے لگی۔ اس بات پر دکھی تھی کہ گھر سے کوئی نہیں آیا تھا، مگر شام گئے اسے بہت حیرت ہوئی۔ رافع احمد امی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ اس گھر میں تمہاری محبت صرف ان کے دل میں ہے اور تمہارے دل میں بھی صرف یہی محبت جادواں ہے، اس لیے میں نے صرف انہیں ہی مطلع کیا ہے۔ 1 ہفتے سے تائی اماں تمہاری دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اسے اس خوشی پر اچنبھا ہوا۔ ماں اتنی قریب تھی مگر جاگنے پر وہ کبھی نظر نہیں آئیں تو اسے محبت پر شک سا ہونے لگا۔ مگر کیا اس ماں جیسی محبت پر شک کرنا جائز تھا؟ وہ ماں سے گلے مل کر خوب روئی۔ تب ڈاکٹر رحمانی نے اسے ایک اور دھماکہ کیا، یہ بتا کر رافع احمد نے اس کی کتنی تیمارداری کی۔ دنیا کا اتنا مصروف ترین شخص جسے صرف اس سے لڑنے میں ہی لطف آتا تھا، وہ اتنی پرواہ کرے گا؟ اور وہ بھی اس کی پرواہ کیا؟ آج کی ٹھوکر نے بہت سے زخموں پر
रख दिया था। दिल के गुप्त अंधेरे में दिए की लू अचानक बढ़ गई थी। किसी ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। इसने दिल में झांका, वहाँ वो मोहब्बत थी, पायदार मोहब्बत थी, मजबूती से कदम जमा रही थी। दिल की ज़मीन बंजर ज़रूर थी, मगर बंजर ज़मीन पर बारिश की पहली घटा जरहेज़ी की जो बीज बो सकती है, इस मौजे से किसे इनकार था। सूद इसने भी इनकार की आदत तर्क कर दी थी। राफ़े अहमद कुछ कहना चाहता था, इसने महसूस किया, मगर वो कुछ कहे बगैर पक्के देकर कमरे से चला गया था। इसने बुक्के हाथ में लेकर फूलों की खुशबू अपना आप मुअत्तर होने दिया। फिर यकदम कार्ड पर नज़र पड़ी तो इसे खोलकर पढ़ने लगी। वो जो कहना चाहता था लिख कर इसे फैसले की तरह थमा चुका था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। इसे लगा ये कार्ड नहीं, राफ़े अहमद खुद है, और नज़म की गुनगुनाहट। तुम्हारे हैं, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, जिसे तुम चांद सा कहते हो वो चेहरा तुम्हारा है। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम शाह सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे दे दो, मोहब्बत बख्श दो एक दिन। मेरे होंठों पे अपने होंठ रख कर रूह मेरी खींच लो एक दिन। वो पढ़कर मुस्कुराने लगी। मोबाइल बेड के बराबर टेबल रखा था। इसने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ सांस की आवाज़ थी। वो कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद कर चुकी थी। खामोश सवाल, खामोश जवाब, मगर मगर बहुत मरबूत और मुतवाज़न रास्ता। इसने हिसाब ढीले डालकर इस खुशी में अपने दिल के हर दुख, हर रंजिश को आज़ाद कर दिया था। और दूसरे दिन अम्मा के साथ सब मिलने के लिए आए तो वो पहली बार सबसे बगैर किसी रंजिश के मिली। हर एक से मिले दुख को इसने मिलने वाली मोहब्बत से बदल दिया था, और मोहब्बत के सौदे में खसारा कभी नहीं होता।